नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। फ्रेंड्स, कल जो हमने पढ़ाया था, मांग का विश्लेषण पढ़ाया था, उसका पार्ट 2 मैं आज लेकर आया हूँ। और आपको कल की क्लास कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ कि आपको कल की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये उसका पार्ट 2 है, क्योंकि एक क्लास में मांग जो है नहीं आ पाता। मांग चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इसके आगे जो चैप्टर लेके आऊँगा उसका नाम है उपयोगिता, यूटिलिटी। उसको हम कल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि मांग विश्लेषण में क्या क्या रह गया था, उन चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड, कल जो मैंने पढ़ाया था वो कीमत में परिवर्तन और कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व में परिवर्तन, मतलब कीमत में जो परिवर्तन होता है उनमें क्या क्या कारण होता है, और जब कीमत में परिवर्तन होता है तो कैसा परिवर्तन होता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। और आज का जो टॉपिक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मांग की लोच से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड, क्या होता है कि जो मांग होती है, जो मांग का नियम होता है, उससे हमें ये तो पता चलता है कि मांग जब बढ़ती है, कीमत जब बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत जब बढ़ती है तो मांग घट जाती है। अब यहाँ उसी को लेके चलेंगे कि किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है मांग के नियम पर। फ्रेंड्स, मांग की लोच। लोच का मतलब होता है एक तरह से डक्टिलिटी, कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी जो डिमांड है उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो फ्रेंड, देखते हैं। मांग की लोच मूल्य की किसी वस्तु की कीमत सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन है। कीमत व वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन का अर्थ है आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन से। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब मांग बढ़ती है कीमत जब बढ़ती है तो मांग की जो डिमांड है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात, मांग की लोच जो होती है उसे हम ईपी से डोनेट करते हैं, और ये हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि मांग का नियम जो है वो उनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग में और डिमांड में मांग में और कीमत में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, उसी की वजह से ये जो है नेगेटिव होती है। तो यहाँ ये सूत्र दिया है, ई पी इक्वल्स टू माइनस डेल क्यू अपन डेल पी इंटू पी अपन क्यू। फ्रेंड्स, यहाँ जो डेल क्यू हुई चेंज इन क्वांटिटी है, डेल पी चेंज इन प्राइस है, क्यू प्री क्वांटिटी है, मतलब पहले मांग क्या थी, और पी प्री प्राइस है। कहने का मतलब ये है कि जो क्यू है वो प्री क्वांटिटी है, पहले क्या मांग थी, और पी प्री प्राइस, पहले क्या कीमत थी। डेल क्यू का मतलब है कि जो कीमत बढ़ने के बाद जो चेंज हुआ है क्वांटिटी में वो क्या हुआ है। और डेल पी का मतलब है चेंज इन प्राइस, मतलब जो कीमत है उसमें क्या चेंज हुआ है। गणितीय दृष्टि से मूल्य लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। परिवर्तन जो विपरीत दिशा में होता है, अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः जो लोच होती है वो 5 प्रकार की होती है, जो निम्न प्रकार है। फ्रेंड्स, नंबर 1 होती है पूर्णतः लोचदार मांग, जिसे हम ई पी इक्वल्स टू इन्फाइनिटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में अल्प वृद्धि होती है, कहने का मतलब ये है कि उसकी जो मूल्य है, कीमत जो उसमें बहुत हल्की सी वृद्धि होगी, वृद्धि होते ही उस वस्तु की मांग शून्य हो जाए, और अल्प कमी उसकी मांग में अपरिमित वृद्धि ला दे। मतलब जरा सी कमी हुई तो एक अनंत जो है
उसकी वृद्धि हो जाएगी, उसकी मांग हो जाएगी, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। तो ऐसी वस्तुएं जो होती है उसे पूर्णतः लोचदार वस्तु कहते हैं या पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। फ्रेंड्स, एक ग्राफ से समझ में आ रहा होगा आपके एक कीमत में बहुत हल्का सा फर्क पड़ता है, बहुत हल्का सा। तो डिमांड जो है, ये जो डिमांड का कर्व है ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर देख लेते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। EP इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद भी उसकी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्राइस तुम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उसकी जो मांग होगी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता है। अब ऐसी वस्तु कौन सी होती हैं, जैसे मान लो नमक हो गया। नमक को आप चाहे 1000 रुपये किलो बेच लो या 100 रुपये किलो बेच लो, लेकिन इंसान को जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करेगा, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनमें ऐसा होता है, जैसे दवा हो गई या जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो जो है इस श्रेणी में आती है। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पर क्या है। तीसरे नंबर की जो मांग है उसे बोलते हैं इकाई मांग की लोच, EP इक्वल्स टू 1। जब किसी वस्तु की मांग में सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो तो समलोच मांग कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइस बढ़ा, पहले P प्राइस पर Q वस्तु खरीदी जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्राइस P1 हुआ तो Q1 वस्तु खरीदी जाने लगी। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की वस्तुओं में जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी मांग कम हो जाएगी, और जितनी मांग कम होगी उतनी, मतलब असर ये पड़ता है इस पर कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, एक दूसरे के समान लगते हैं। फ्रेंड्स, चौथे प्रकार की जो लोच होती है उसे बोलते हैं अधिक लोचदार मांग, EP ग्रेटर देन 1, EP लेस देन 1 इसको डिनोट करते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्ष परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक हो तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी। कहने का मतलब ये है कि जब P प्राइस था तो Q2 वस्तु खरीदी जा रही थी, लेकिन जैसे ही हल्का सा प्राइस बढ़ा, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी में बहुत चेंज आ गया। देखो फ्रेंड्स, ये क्वांटिटी है, ये इतना चेंज आ गया यहाँ, जबकि प्राइस बहुत कम बढ़ा था। तो क्या होता है, इन चीज़ों में कीमत तो हल्का सा असर पड़ता है, लेकिन जो मांग होती है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। तो इस प्रकार की मांग जो होती है वो अधिक लोचदार मांग कहलाती है। फ्रेंड्स, 5वें नंबर पर देख लेते हैं कौन सी मांग है, बेलोच मांग। बेलोच मांग का तात्पर्य क्या होता है, जैसे EP लेस देन 1 से EP ग्रेटर देन 1 से डिनोट करते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्ष परिवर्तन से कम हो तो उस वस्तु की मांग बेलोच कही जाएगी। फ्रेंड्स, इससे पीछे जो हमने पढ़ाया था अभी, उसमें क्या था कि हल्की सी कीमत बढ़ रही थी, लेकिन मांग जो थी, डिमांड जो थी, उसमें बहुत अंतर आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि प्राइस में तो बहुत अंतर आएगा, लेकिन जो मांग होगी उसमें कम अंतर आएगा। चित्र को देखने से ही पता चल रहा होगा कि पहले जब P कीमत थी तो Q वस्तु खरीदी जा रही थी, जब OP कीमत थी तो O की वस्तु खरीदी जा रही थी, लेकिन जैसे OP1 कीमत हुई तो OQ1 वस्तु खरीदी जाने लगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये वाला जो ग्राफ है वो बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन कीमत में अंतर काफ़ी हुआ है, लेकिन मांग में जो अंतर हुआ है वो बहुत थोड़ा सा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये मांग की लोच को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि इसमें से कुछ मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का जो टॉपिक है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो जो भी क्लासें हैं आप बहुत ध्यान से देखें और
फ़ायदा उठाएं। इसी आशा में मैं क्लास बना रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो। और हमारा जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप तैयारी करते रहें। मैं ये 10 से 15 दिन में माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक बचे हैं, उन्हें लेके चलूँगा। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम इंडियन इकोनॉमी शुरू करेंगे। फ्रेंड्स 10 टॉपिक नहीं तो 5-6 टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। और 10 टॉपिक की मैं आपको क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इफेक्टफुल होंगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। फ्रेंड देख लेते हैं कि यह मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले सामान्य वस्तुओं के मामले में, सामान्य वस्तु कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात इनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब सामान्य जो वस्तु होती है उनमें क्या होता है कि जैसे आज मान लो आप एक ब्रेड का पैकेट यूज कर रहे हैं, या आप वो एक मक्खन का पैकेट यूज कर रहे हैं। अब कल को आपकी आय क्या हुआ, आय आपकी दुगनी हो गई, तो आप इन चीज़ों का उपभोग बढ़ा देंगे। तो ये सामान्य वस्तुएं हैं जो हम डेली यूज करते हैं और हर कोई यूज करता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नंबर 2, निकृष्ट वस्तुओं की मांग आय वृद्धि के साथ बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। निकृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिन्हें जो है लोग समझने में हीन भावना समझते हैं। उन्हें एक छोटे तबके का समाज ही खरीदता है, लेकिन जब इंसान के पास थोड़ा पैसा हो जाता है तो वो उन चीज़ों को नहीं खरीदता है और उनके स्थान पर प्रतिष्ठित वस्तुएं खरीदता है। तो ऐसी वस्तुएं का जब किसी इंसान की आय बढ़ती है तो उन पर बहुत असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये इन्हीं वस्तुओं को निकृष्ट वस्तु कहते हैं। अर्थात ऋणात्मक आय प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं हैं, परंतु सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं है। फ्रेंड्स ये ऐसी वस्तु होती है मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरक वस्तुओं के लिए अनादिमान वक्र का आकार समकोणीय अर्थात एल आकार का होता है। फ्रेंड्स जो पूरक वस्तुएं हैं उनके लिए जो वक्र होता है वो इस प्रकार का होता है, समकोणीय होता है। समकोणीय 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 होता है ये इस तरह से। यहाँ एक्स अक्ष हो गया, यहाँ वाई हो गया, ये हो गया, इस तरह से होता है पूरक वस्तुओं के लिए। फिर देख लेते हैं, यदि मांग की लोच शून्य के बराबर है, यदि मांग की लोच शून्य के बराबर है तो वस्तु कर का बोझ पूर्ण रूप से उपभोक्ता पर पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर किसी भी वस्तु की मांग की लोच शून्य के बराबर है तो जो उस पर कर है, टैक्स है, वो जो विक्रेता है वो कर विक्रेता क्रेताओं पर प्रभावी कर देगा, मतलब उनके तरफ लगा देगा, वो अपनी तरफ नहीं लगाएगा। फ्रेंड्स अधिमान वक्र जो होता है, अधिमान वक्र कोई तटस्थ वक्र कहते हैं या तटस्थ वक्र कोई अधिमान वक्र कहते हैं। तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व। फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो उसे भी बताएं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।